हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, देखिए बीएसटी का आपका एक लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने पहला यूनिट जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर रखी है। आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो वो देख लीजिएगा। और इसी तरह से मजाक मजाक में आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं नेचर और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई साहब जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स दोनों है, कैसे ये बताइए। और अक्सर आपके एग्जाम में ये लगभग बड़े वाले 10 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको नेचर ऑफ और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही मिलेगा। तो पहले एक बात बताइए सर, क्यों ऐसा कहा जाता है कि आर्ट भी है और साइंस भी है? साइंस इसलिए मैनेजमेंट बुक को कहा जाता है क्योंकि इसमें थ्योरीज बहुत लगती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज लगते हैं, जिसकी वजह से इसको साइंस ट्रीट किया जाता है। और आर्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बौद्धिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, जिससे मैनेजर्स क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम चलते हैं कहाँ, नई अपने क्लास की ओर, और उसमें हम सीखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आइए चलिए देखिएगा। सबसे पहले वेलकम टू दी कॉमर्स वाला भैया, आपका स्वागत है। और मैं जैसे कहा कि भाई साहब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूवी सर। क्यों करें ज्वाइन? क्योंकि आपको वहां नोट्स मिल जाएंगे। नहीं, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स को लिखेगा भी जरूर, अपने साथ लिखते चले जाइएगा, और ये वाला मिलेगा तो उससे भी अच्छे से आप और पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके साथ क्या करना है, आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास 12 11 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के मिलते रहें। और कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। नहीं, चलिए तो क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, क्लास 12 का बीएसटी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रकृति से हमारा नेचर क्या है भाई साहब, खाना पीना सब करना, पढ़ना लिखना सब नेचर, वो हमारा नेचर में है भाई। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट का भी कुछ कुछ नेचर है। तो क्या है मैनेजमेंट? तो सबसे पहला नेचर जो बात कर रहा है वो कह रहा है इट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। क्या है? यूनिवर्सल एक्टिविटी है ना जी। अब यूनिवर्सल एक्टिविटी की बात क्यों कह रहा है? क्योंकि ये हर जगह जरूरत होती है। आप सोचो ना, आप पढ़ते हो तो टाइम मैनेजमेंट, आप काम करते हो तो वर्क मैनेजमेंट, किसी स्कूल में जाते हो तो भी वहां डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कहीं किसी आर्मी के स्कूल में जाते हो तो भी, आर्मी कैंटीन में भी, गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी, प्राइवेट में भी, हाउस होल्ड में भी, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ चीज नहीं हो पाता है सही तरीके से तो आप कहते हो यार ये मैनेज कर लो, है ना। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप कहते हो यार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जहां पे आप पूरे हर चीज को अपने साथ सिस्टमैटिक मैनर में कोरिलेट करके अपने साथ मैनेज करना चाहते हो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है it is relevant in every government, army, public household work etc. The work can be done in a more systematic manner. वो काम को ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, मैनेजमेंट के एप्लीकेशन है ना, उसको हम अप्लाई करके, मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अप्लाई करके किसी भी काम को हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में सही तरीके से कर सकते हैं। कह रहा द मटीरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड एंड द गोल कैन बी अटेन्ड विद द मैक्सिमम एफिशिएंटली। तो वो भाई साहब जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा आपके घर के ढलाई वाली, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए उसकी आपका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा है, ये क्या है, ये है गोल ओरिएंटेड। क्या है जी? गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड की बात करें तो क्या मतलब होता है सर? देखिए मैनेजमेंट जो फोकस करता है कि आपका जो स्पेसिफिक अटेनमेंट है, जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप गोल पहले से नहीं प्री डिटरमाइन नहीं रखेंगे तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे? सर मेरा टारगेट है कि हम एग्जाम में 95% लाएं, 99% लाएं, और हम पढ़ना अभी चाह नहीं रहे, तो कैसे गोल अचीव होगा? उसी तरीके से जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना सेल्स करना चाहती है तो पहले से वो प्लान करती है कि भाई मेरा टारगेट जो है 40,000 किलो सेल्स करना है, अब ये 40,000 यूनिट सेल्स करना है। अब
वो क्या करती है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं, उसके लिए प्लान करती हैं और उसके बाद उस प्लानिंग के थ्रू फिर उस गोल को अचीव कर लेती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये गोल ओरिएंटेड भी है। चलिए उसके बाद बोला जाए इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब बौद्धिक क्षमता। जो देखिए क्या होता है, कभी कभी जब मैनेजर्स को बिजनेस में मैनेज करने के लिए कहा जाता है तो वहां उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, किसी काम को कितने स्पेसिफिक ढंग से किया जाना है, ये डिसाइड कौन, ये देखता कौन है, मैनेजर देखता है। तो उनकी बौद्धिक, उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो चीजों को प्लान कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको अच्छे तरीके से निभा सके अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे। देखिए एग्जांपल दिया हुआ क्या कह रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका फाइनेंस मैनेज कैसे करना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं। इट हैज टू वर्क प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, और उसका अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटर होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है जी, कह रहा देन ओनली ऑब्जेक्टिव द फर्म कैन बी अचीव्ड, और उसके बाद ही अगर आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रखेंगे तभी ही फर्म की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी है। इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए क्योंकि हमें वेरियस स्टेजेस के थ्रू मैनेजमेंट करना पड़ता है, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, है ना। ये सारा प्रोसेस से होकर हमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलना पड़ता है। इसीलिए कहा गया क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। चलिए कह रहा है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, काम क्या है देखिएगा। कह रहा है द मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साइंस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले लगते हैं, बहुत सारी थ्योरीज लगती हैं। देखो कह रहा द प्रैक्टिस ऑफ द साइंस नीड्स नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड फार्मूले। तो साइंस का प्रैक्टिस क्या चाहता है भैया, नॉलेज, थ्योरी का नॉलेज और फार्मूला। बट द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट्स रिक्वायर्स स्किल मैनेजमेंट ऑफ द सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में यानी सामाजिक, समाज में आपको स्किल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसीलिए इसको साइंस और आर्ट दोनों कहा जाता है। सो इट फोकसेस अटेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। तो सोशल साइंस में क्या करता है, वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करता है, जज करता है, ऑब्जर्व करता है ना, उसके ग्रुप के बिहेवियर को देखता है। तभी तो एक मैनेजर उनकी गलतियों को निकालकर उनको सही डायरेक्शन दिशा दे पाता है, नहीं सही चीजें बता पाता है। कह रहा था थ्योरेटिकल नॉलेज में नॉट हेल्प ऑलवेज दैट टाइम दे रिक्वायर द स्किल। अगर बोल रहा है कि अगर थ्योरेटिकल नॉलेज हर बार जरूरी नहीं है कि सेम चीज के लिए हो, तो उस समय आपको क्या, आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। आपको देखना पड़ता है कि कैसे इन चीजों को थ्योरेटिकल अगर नहीं जा रहा है तो हम कैसे इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करें। कह रहा है एग्जाम्पल, इफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री डिमांड मोर पे एंड थ्रेटन टू गो स्ट्राइक इफ देयर डिमांड इज नॉट कंसिडर्ड। बोल रहा है एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स जो हैं डिमांड करते हैं कि भाई हमको ज्यादा सैलरी नहीं मिला, ज्यादा पे नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो वहां पे हियर दिस इज द स्किल ऑफ द मैनेजर, जहां पे स्किल हो, मैनेजर का जो स्किल है वो हेल्प करता है उसको उससे वापस आने में, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। लेकिन यही पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकल में। थ्योरेटिकली चीजों को अलग तरीके से डील किया जा सकता है और प्रैक्टिकली अलग तरीके से। इसलिए इसको बोला कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों बोल रहा है भाई साहब, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स और ग्रुप में डील करते हैं। अगर एक मैनेजर की बात करें तो कोई भी काम कैसे करना है, किस काम को किस तरीके से देखना है, ये काम कौन बताता है, मैनेजर बताता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स और इंडिविजुअल के बिहेवियर से डील करता है। इन अ वर्क प्लेस इंडिविजुअल वर्क एज ए टीम। इंडिविजुअल जो है कैसे काम करता है, टीम की तरह काम करता है कि भाई हाँ ये तो बहुत जरूरी है ना, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज बाउंड टू बी डिफरेंट व्हाइल ही इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। बोल रहा है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन भले ही वो ग्रुप का पार्ट है, लेकिन अब ग्रुप का पार्ट है तो उसे ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो क्या कह रहा है एग्जांपल, एन इंडिविजुअल वर्कर्स में बी फोर्स्ड टू ज्वाइन अ स्ट्राइक प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द यूनियन। देखो यूनियन होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, वहां पे ना बड़े बड़े यूनियन होते हैं। अब सोचो
अगर 90 लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं तो 10 लोग नहीं चाह कर भी ना उसको फोर्स किया जाएगा कि भाई साहब तुम भी कहाँ क्या करो, हमारे यूनियन में आओ, हमारे इसके स्ट्राइक का हिस्सा बनो। तो इसको बोलते हैं सोशल प्रोसेस, ठीक है। इट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ये तो बात वही होगी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्लानिंग से शुरू करते हैं और कंट्रोलिंग तक जाके हम लोग रुक जाते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल, दिखता नहीं है, इट इज इनविजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इनविजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता बट इट कैन फेल्ट, इसको फील किया जा सकता है। जो चेंजेस आ जाते हैं, जो मैनेजर आपकी कमियों को निकालकर, सारे लोगों की कमियों को निकालकर उसमें जो चेंजेस करता है उसको वो आपको दिख जाता है, मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी में, मैनेजमेंट के एफर्ट्स में, ये सारी चीजों में दिख जाता है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, जैसे मेडिकल है ना, लॉ, इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट हैज आल्सो कम टू रिकॉग्नाइज एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या थे, ये बेसिकली आपके नेचर्स थे, क्या थे, नेचर्स थे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें तो 3 लेवल होते हैं। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल कौन कौन सा, सबसे ऊपर लेवल होता है जिसको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें सीईओ, डायरेक्टर्स, सीओओ है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे आते हैं जो प्लानिंग का काम करते हैं, जो सारा फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाते हैं, वो सारा काम किनका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। दूसरा होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन से होते हैं, जो रीजनल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, पर्सोनियल मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, ठीक है ना, और मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये सारे जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं और इनको अपॉइंट टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद जो लास्ट मैनेजमेंट होता है जिसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उसमें लोग होते हैं सुपरवाइजर्स, है ना, लोअर लेवल के मैनेजर्स, है ना, जो ऑपरेशंस देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 लेवल के मैनेजर होते हैं। आइए उसकी चर्चा हम थोड़ी डिटेल में करते हैं। सबसे पहला बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखो क्या कह रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो बिजनेस के ओनर होते हैं, जो हेड, उससे उनको पावर्स मिलता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी और उसके ओनर्स अलग होते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं किसमें, सर कॉन्सेप्ट सीखे थे अकाउंट्स में 11th में, कि एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि भैया बिजनेस का ओनर अलग होता है और बिजनेस के पावर्स अलग होते हैं, मतलब बिजनेस अलग है। तो इसीलिए कह रहा है कि बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं उनसे उसको डायरेक्टली पावर मिलता है। किनको, ये देखो, दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये सारे लोग क्या हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट है। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शंस, इनका काम होता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको डिसाइड करना, मेजर पॉलिसीज को बनाना, फिर स्ट्रैटेजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम अटेन कैसे करें, उसको हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन करना। दे अपॉइंट ए की मैनेजरियल पर्सनल, अब देखो जो उसके नीचे के मैनेजर होंगे, जो मिडिल लेवल होंगे, उसको भी अपॉइंट करने का काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, सर अपर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट। कह रहा है डेवलप मास्टर प्लान्स इन एरियाज ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मास्टर प्लान बनाते हैं किसके लिए, फंक्शंस, मतलब फाइनेंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्केटिंग के लिए, अदर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और टू प्रेजेंट द बिजनेस आउटसाइड, अच्छा ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने बिजनेस को बाहर में भी, है ना, पर्टिकुलर इन डिस्कसिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन एंड सो ऑन। मतलब बाहर की जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, गवर्नमेंट से बात करना, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो सारा काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। तो ये काम किसके थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर हम चले मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कहां चले जी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कर दे आर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ये डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर हो गया ना, मार्केटिंग मैनेजर्स, पर्सोनियल मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, रीजनल मैनेजर और अदर्स मैनेजर। तो ये डिपार्टमेंट के हेड होंगे, उस डिपार्टमेंट का सारा जिम्मा इनके ऊपर होगा। इनका काम क्या होगा, कह रहा है दे प्ले द रोल ऑफ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो जाके बताएंगे टॉप लेवल को, और टॉप लेवल को जो चीजें हैं, फॉर्मुलेशन है, वो बताएंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो लिंक करने का काम होता है लोअर लेवल से टॉप लेवल और टॉप लेवल से लोअर लेवल का, इनका काम। दे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज laid down by the top level management to the lower level management। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी जो भी आती है वो पहले मिडिल लेवल को पता चलता है और मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल को बताते हैं। कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करते हैं, सजेशंस, व्यू पॉइंट्स लो लेवल से अपर लेवल पर बताते हैं।
टॉप लेवल पर बताते हैं। ये भी कौन, मिडिल लेवल करते हैं। दे प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल प्लान, ये डिपार्टमेंटल प्लान भी बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट में कैसे कैसे क्या करना है। दे सबमिट रिपोर्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, और ये क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को वेरियस डिपार्टमेंट के जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करते हैं। जैसे लोअर लेवल में कितना सेल्स हुआ, किसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये सारा मैनेजर जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लेते हैं और टॉप लेवल पे जाता है, और तभी वहां से कुछ बेनिफिट्स, कुछ परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं वो यहीं से मिलता है। फिर कह रहा है दे ऑफर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये ऑफर करते हैं, कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, ताकि जो हमारा मैनेजमेंट है, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है वो सही तरीके से और काम कर सके। तो ये काम किसका, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा जो मैनेजमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है। कह रहा है दिस लेवल वेयर द एक्चुअल ऑपरेशनल वर्क फॉर द एंटरप्राइज इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सोनियल, इट इज परफॉर्म बाय द वर्कर्स। तो वर्कर्स के द्वारा ये सारा जो काम, ऑपरेशनल काम किया जाता है, और उसको जो देखता है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर लाइक सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, सेल्स ऑफिसर, अकाउंटेंट इन द सेक्शनल ऑफिसर। तो ये सारे लोग जो होते हैं जो ऑपरेशन में रह के काम करते हैं, अपने जहां रियल काम हो रहा होता है, वो सारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम जो है डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करना है इन द व्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो हेड ऑफ द मैनेजमेंट जो कहता है, हेड ऑफ द मैनेजमेंट यानी कि मिडिल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मैनेजर जो कहते हैं उसके बाद को वो लोग डे टू डे पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और डे टू डे डिसाइड करने के बाद फिर नीचे वर्कर से वो लोग काम कराते हैं। दे प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और क्यों, ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो सके। दे सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स के वर्क से उसको इंश्योर करते हैं ताकि परफॉर्मेंस उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो सके। चलिए, दे सबमिट रिपोर्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस, और देखो वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट किसको, ऑपरेटिंग स्टाफ को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और जो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसका हिसाब कौन सा रखता है सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट सब किसको देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। और टॉप लेवल का जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका हिसाब डायरेक्टली कौन रखते हैं सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट रखते हैं। बात समझ में आया। तो नीचे का ऊपर ये तो सबका है। दे ऑपरेट एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के बीच में और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में काम करते हैं, क्या, ऑपरेट करने का, लिंक करने का काम। और जब प्रॉब्लम्स होता है, सजेशंस होता है, रिकमेंडेशन होता है ऑपरेटर्स का, तो वो पहुंचाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मतलब सीधा सीधी बात है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल के नीचे जो काम करने वाले रहते हैं उसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करता है किसके लिए, मिडिल लेवल के लिए। और फिर उसी तरीके से जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को किसी चीज की जानकारी लेनी होती है लोअर लेवल के बारे में, तो मिडिल मैनेजमेंट उसके लिए लिंक करता है। और जब मिडिल मैनेजमेंट का कोई रिपोर्ट लेना होता है तो टॉप लेवल डायरेक्टली उससे पूछ लेता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और उसमें हम लोग डिस्कस आगे के जो यूनिट 1 है उसका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।